हाँ हाँ। हम्म। हाँ, ग्लैंड एक्सोक्राइन होता है। ग्लैंड तीन प्रकार के होते हैं, एक्सो, एंडो और मिक्सोक्राइन, है ना। ये था एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, उसमें डक्ट या नलिका पाया जाता है, बनता कहीं और है, जाता कहीं और है, डक्ट के थ्रू उसको एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड ना हार्मोन बनाता है, हम लोग कल पढ़े वो एंजाइम था। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ना एंजाइम बनाता है और एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन बनाता है। हार्मोन बनाने वाला ग्लैंड थायराइड, पैंक्रियास, एड्रीनल, टेस्टिस, ओवरीज और पिट्यूटरी, ये सब ना एक्सोक्राइन है, पढ़ेंगे उसको वो जब चैप्टर आएगा तो। और एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, एंजाइम बनाता है। और जो एंजाइम जो रहता है वो ना ट्यूब के द्वारा जहां पे जरूरत रहती है वहां पे जाता है। और मिक्सोक्राइन ग्लैंड ना एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाता है। गुड मॉर्निंग सभी को। आज आवाज आ रही है क्या? ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे, मेरी आवाज क्लियर है क्या? सेल वाला टॉपिक हो गया तैयार आप लोग का जी? हाँ, क्वेश्चन ही पूछूंगा, टेस्ट होगा, टेस्ट में पता लगेगा परफॉर्मेंस। पीजी हो गया ना? अच्छा, आप तो सब पीजी वाले ही है। सेट का भी तो एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में रहता है, 100 के पार। क्योंकि उसमें ना बच्चे ही नहीं मिलते, मैं देखा हूँ हर बार ना कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। मतलब 150 पोस्ट रहेगा। एलिजिबल जो होते हैं, एक तो आधा से ज्यादा लोग सेट नहीं निकाल पाते, जो लोग सेट निकालते हैं वो एपी का एग्जाम नहीं निकाल पाते। तो ना वो ना कैरी फॉरवर्ड होता रहता है वो पोस्ट। तो क्या होता है कि ना उसमें पोस्ट बहुत है, वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसका भी तैयारी उसका भी तैयारी, आपके पास मतलब दो दो पोस्ट है हाथ में, समझ रहे हो ना। ऐसा स्वर्णिम अवसर, मतलब माता रानी साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर के द्वार में खड़ी हैं, मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं वाला है। इसको दो दो पोस्ट है और दोनों में आपका ही सब्जेक्ट का कंपटीशन, और कुछ नहीं पढ़ना है। तो क्या है, ऐसे रिदम में ना एग्जाम निकल जाता है। तो दोनों को आप पढ़ सकते हैं साथ में, सब्जेक्ट तो एक ही है। आगे बढ़ेंगे, कल जो पढ़ रहे थे वहां से। हाँ, एक आध दिन ना बताइएगा, तीसरे या चौथे दिन की ना क्लास क्या हुई थी ना, उसका रिकॉर्डिंग ना टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं गया होगा, उसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा। जिस दिन टेस्ट वेस्ट होगा ना, उस दिन 1 घंटे का टेस्ट कर लेंगे और बाकी को पढ़ा देंगे। हाँ जी, वो ठीक है। तो जो टेस्ट वेस्ट जिस दिन होगा ना, उस दिन क्या है, पढ़ा दूंगा मैं जो छूटा हुआ पार्ट है उसको। आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग ना टीथ और ना सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ रहे थे। टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब क्या हो गया, दांत और लार ग्रंथि। उसमें आ जाइए, थोड़ा सा सुधारना है ना। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म, फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब क्या हो गया, पाचन की कार्यकी। फिर स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे उसके बाद। पाचन की कार्यकी, ठीक है। तो इसमें हमने ना देखा था, कहां से स्टार्ट किए थे, पहला मुख गुहा में पाचन।
मुख गुहा में पाचन, तो हमने यहां से स्टार्ट किया था। ठीक है, मुख गुहा में पाचन, यहां से हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है ना। तो मुख गुहा में जो पाचन रहता है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या हेल्प करता है, एक तो हो गया दांत रहते हैं, और दूसरा रहता है लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। 4 प्रकार के दांत रहते हैं, कौन कौन सा है 4 प्रकार का दांत, आप बताओ। हाँ हाँ, गुड। आप डेंटिशन बताइए, डेंटल फॉर्मूला। हाँ, कैसे निकालते हैं। नहीं नहीं, उसमें 2 का मतलब क्या हुआ। गुड, और 1 का। गुड, और गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारा डेंटिशन है, जो कि बाकी मैमल से हम लोग को ना, मनुष्य को अलग करता है। हर मैमल्स का डेंटिशन ना अलग अलग होता है, डेंटल फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किए थे वो सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, ऑनलाइन वालों को। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, उसमें जो डेंटिशन या डेंटल फॉर्मूला में किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसको पूछ लीजिए। क्लियर है, वो निकाल लोगे। ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये जो दांत रहता है ना, इसमें से कुछ पॉइंट ना एक जगह गलत हो गया था, और कुछ पॉइंट और ऐड करने, उसको लिख लीजिएगा। यहां से भी प्रश्न बनता है, मनुष्यों में दांत की विशेषता, तो क्या यहां पे टर्म आएगा। मनुष्यों की क्या है, दांत की विशेषता, तो यहां पे ना कुछ टर्म आएंगे, वो टर्म क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो मनुष्यों की दांत की क्या विशेषता है ना, वो देखते हैं। देखिएगा, एक तो टर्म आता है इसके लिए हेट्रोडोंट। ठीक है, इसके लिए एक टर्म आएगा हेट्रोडोंट, है ना। अब हेट्रो, और जहां पे भी वर्ड आया बायो में, हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग अलग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रैम्बो, रैम्बो मतलब क्या हो गया, इंद्रधनुष। तो हम लोग बोलेंगे कि इंद्रधनुष में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, अलग अलग प्रकार के, तो 7 अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर इन रैम्बो। ठीक है, तो इंद्रधनुष में अलग अलग प्रकार के क्या रहते हैं, मतलब कि रंग रहते हैं। तो हेट्रो का मतलब क्या होगा, हाँ लिपिड्स इंपॉर्टेंट है ना जी। लिपिड को ना, मतलब हम लोग उसके टाइप को पढ़ेंगे, जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो, मतलब ना लिपिड की 2 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसका एग्जांपल केमिकल स्ट्रक्चर, ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, आता है भाई, उससे क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो हमारी दांतों की क्या विशेषता है, हमारे दांतों को बोला जाता है हेट्रोडोंट। कैसे याद करेंगे, यहां पे ना हेट्रो वर्ड आया है, यहां पे आया है हेट्रो वर्ड, तो हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट। और डोंट मतलब क्या है, डोंट मतलब इससे वो मतलब कि किससे, डोंट मतलब टीथ। ठीक है, तो ये क्या है, डेंटिशन, डोंट और टीथ, ऐसा आप याद कर लीजिएगा। तो हेट्रोडोंट का मतलब क्या हो गया, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब क्या हो गया, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। क्लियर, तो इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, किसमें, हमारे माउथ कैविटी में। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो कौन कौन से अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, तो क्या होगा, 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसको हमने कल पढ़ा था, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसी कारण हमारे दांतों के लिए क्या टर्म आता है,
हमारे दांतों के लिए टर्म आता है हेट्रोडोंट। तो हमारे दांत या टीथ कैसे हैं, वो हेट्रोडोंट है। हेट्रोडोंट का मतलब है अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया। इसके बाद है हमारे ना दांतों के लिए एक और दूसरा टर्म आता है डाइफोडोंट। हमारे दांत के लिए दूसरा एक और टर्म आता है डाइफो। डाइफो मतलब, डाई मतलब क्या होता है, टू या दो। डाई मतलब क्या होता है, टू या दो, डाइफोडोंट। ठीक है, क्लियर। डाइफोडोंट का मतलब क्या होता है, देखिएगा एक ना संस्कृत में शब्द आता है जिसको आप ग्रामर में पढ़ोगे, द्विज। ठीक है, द्विज का मतलब क्या होता है पता है, दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला। तो जो दो बार जन्म लेने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं। यहां से आपको याद हो जाएगा। दो बार कौन जन्म लेता है, दो बार जन्म लेता है पक्षी। कैसे, एक बार तो अंडे के अंदर रहता है तो जिंदा रहता है, दूसरा अंडा तोड़ता है तब वो जन्म लेता है। एक बार अंडे के रूप में जीवन रहता है और दूसरा अंडे से निकलने के बाद। तो पक्षी दो बार जन्म लेते हैं। और किसको बोलते हैं, द्विज, ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं। ठीक है, ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं। पता है किसी को द्विज ब्राह्मण को क्यों बोलते हैं, ब्राह्मण का जन्म दो बार माना जाता है, पता है त्रिपाठी जी। और कोई है क्या, ब्राह्मण है, कोई है ऑनलाइन ब्राह्मण, बताओ जी क्यों बोलते हैं ब्राह्मण लोग को द्विज। ये तो शब्द आते ही छे, देखना द्विज सब। द्विज इसलिए बोलते हैं ब्राह्मण लोग को, एक बार तो जो जन्म लेता है, अब ब्राह्मण के घर पैदा हुआ वो ब्राह्मण हो गया। ठीक है, दूसरा जन्म होता है लड़कों का, लड़कियों का नहीं। द्विज ना ब्राह्मण, द्विज जो शब्द है ना ब्राह्मण में लड़कों के लिए यूज किया जाता है। एक बार जन्म लिए बायोलॉजिकली, दूसरा बार जब जनेऊ संस्कार होता है, क्योंकि बिना जनेऊ संस्कार के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं माना जाता। और ब्राह्मण में एक रिचुअल है क्या, ब्राह्मणों में जब तक जनेऊ संस्कार नहीं होगा शादी भी नहीं होती है। इसी कारण उसके संस्कार बिल्कुल ना शादी के जैसे रहते हैं। और जिन लोग के पास बजट रहता है, अच्छे पैसे वाले लोग रहते हैं ना, वो लोग वही कार्यक्रम को करवाते हैं जो शादी में होता है। मतलब उतनी 500 1000 लोगों को बुलाना, खाना खिलाना और 2 दिन तक पूजा पाठ चलता रहता है। अब जिन लोग का बजट कम है तो वो क्या करते, घर में किसी की शादी होती है ना, उसी के साथ जनेऊ संस्कार भी करवा देते, क्योंकि उसका रिचुअल उतना ही कि सबको बुला खाना पिलाना पूरा अड़ोस पड़ोस कर, तो दोनों होता है। तो आजकल ना टाइम भी नहीं रहता लोगों के पास, तो शादी होती तो साथ में जनेऊ करवा देते। तो जनेऊ से भी ब्राह्मण बनता है, उसके बिना शादी नहीं होती ब्राह्मणों में। लड़कों की, लड़कियां जनेऊ पहनती हैं क्या, नहीं, लड़कियों के लिए जनेऊ का संस्कार नहीं होता। 16 संस्कार में जनेऊ संस्कार केवल यज्ञोपवीत बोलते हैं जिसको, वो केवल लड़कों के लिए होता है। ठीक है, तो द्विज। और कौन है दो बार जन्म लेने वाला, चंद्रमा। चंद्रमा भी दो बार जन्म लेता है, कैसे, ठीक है, कैसे जन्म लेता है, एक बार अमावस्या में पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा, पूर्णिमा में फुल मून, वो फिर गायब हो जाता है। तो एक महीने में दो बार वो गायब होता है, फिर पैदा मतलब फिर निकलता है, फिर गायब होता है, इसे कर। और किसको द्विज बोला जाता है, दांत। दांत को भी क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ना दूध के दांत टूटते हैं तो नए दांत आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों के लिए क्या टर्म आता है, डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब होता है कि क्या है, दांत दो बार आते हैं। ठीक है, डाइफोडोंट का मतलब क्या है, दांत दो बार आते हैं, इसलिए इसको डाइफोडोंट बोलते हैं। इसी ये फैक्ट गलत हो गया। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। तो इस आधार पर दो प्रकार के दांत हो गए, क्या क्या, एक हो गया टेम्पररी और एक हो गया परमानेंट। तो एक हो गया क्या है, टेम्पररी, और एक हो गया परमानेंट। तो जो टेम्पररी और परमानेंट में क्या फर्क होगा, टेम्पररी का मतलब क्या होता है, जो अस्थाई होते हैं, है ना। तो अस्थाई दांतों की संख्या हमारे माउथ कैविटी में 20 है, मैं उल्टा बता दिया था इसको। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, 12 है। इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे फैक्ट को। तो जो टेम्पररी या अस्थाई दांत है वो 20 हैं और परमानेंट क्या है, 12 है। परमानेंट क्या है, 12 है। तो 12 दांत ना परमानेंट होते हैं और 20 दांत क्या होते हैं, टेम्पररी या अस्थाई होते हैं।
ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो डाइफोडोंट भी है। तो हमारे लिए क्या क्या टर्म यूज हो गया? एक टर्म यूज हो गया हेट्रोडोंट, एक टर्म क्या यूज हुआ? डाइफोडोंट। एक और टर्म यूज होता है हमारे दांतों के लिए, तीसरा है थीकोडोंट, तीसरा है थीकोडोंट। तो थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? मनुष्यों में दांत, मनुष्यों में दांत, मसूड़ों में मनुष्यों में दांत, मसूड़ों में, मनुष्यों में दांत मसूड़ों में धंसे रहते हैं। ठीक है, तो मनुष्यों में दांत मसूड़ों में धंसे रहते हैं, इसी कारण इसको थीकोडोंट भी बोला जाता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? थीकोडोंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? डाइफाइडोंट है वो, डाइफाई, एक मिनट, डाइफाइडोंट, स्पेलिंग सुधार लेना, डाइफाइडोंट। ये डाइफाइडोंट मतलब दो बार निकलता है। तो क्या क्या टर्म आ गया? हेट्रोडोंट, चूंकि चार प्रकार के दांत है। डाइफाइडोंट मतलब दो बार, एक बार दूध का, इसको ना क्या बोलते हैं? किसको जो अस्थाई रहता है इसको बोलते हैं मिल्क टूथ। मिल्क टूथ मतलब क्या हो गया? दूध के दांत, बोलते हैं ना टूट जाते हैं तो नए आते हैं, ये। और तीसरा जो टर्म यूज हुआ है क्या? थीकोडोंट। तो थीकोडोंट का मतलब होता है मनुष्य के दांत के मसूड़ों में अटैच रहते हैं, इसी कारण इसको थीकोडोंट बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी दांतों के लिए आती है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ लिए थे, इसमें ऐड कर लेना, और इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था ना लार ग्रंथि। तो जो लार ग्रंथि रहता है उसमें क्या हो गया? कौन कौन सी लार ग्रंथियां हैं? सभी कोई बताएंगे भैया, कौन कौन सी होती लार ग्रंथियां? कल पढ़े थे उसको। क्या क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, टालिन एंजाइम कहाँ होता है? सलाइवरी ग्लैंड ही पैरोटिड है। सलाइवरी ग्लैंड ही पैरोटिड है। वो क्या करता है? ना ना ना, जो आप लोग भाई भाई रटा मत करो, देखिएगा ध्यान से। एक मिनट बताने दीजिए, फिर बताइएगा, देखना ध्यान से। क्या हुआ? ये जीभ हो गया, है ना? जीभ के पास यहाँ पे कौन सी ग्लैंड रहती है? ये है सबलिंगुअल। अब ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूं, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ये ग्लैंड है, ठीक है? तो ग्लैंड है तो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ये, इसको अलग से बना रहा हूं। तो इसमें क्या है? ये इस प्रकार क्या है? कोशिकाएं हैं ढेर सारी। किसको बना रहा हूं मैं? सबलिंगुअल को। तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया। अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कट करके देखेंगे तो ये क्या हो गया? सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया। क्लियर? सबलिंगुअल ग्लैंड में क्या होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड में क्या है? डक्ट निकला रहता है। क्या निकला रहता है? डक्ट निकला रहता है। डक्ट मतलब नलिका। तो ये ऐसा, ये क्या हो गया? सबलिंगुअल ग्लैंड। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है? इसमें निकला रहता है डक्ट या नलिका। क्लियर है? अब ये जो डक्ट या नलिका से क्या होता होगा? ये क्या करता है? ये निकालता है क्या? ये बनाता क्या है? ये जो कोशिकाएं जो बनाती हैं, ये बनाएंगी क्या? एंजाइम बनाएंगी। तो ये कोशिकाएं क्या बनाती हैं? एंजाइम बनाती। तो ये जो मैं येलो ये मार्क कर रहा हूं, जो किससे ब्लू कलर से, वो बना रहा है एंजाइम। तो ये क्या हो गया? एंजाइम हो गया। ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम क्या होगा? डक्ट के द्वारा, ये एंजाइम क्या होगा? डक्ट के द्वारा बाहर आता है। ठीक है, ये जो एंजाइम ना डक्ट के द्वारा बाहर आता है। तो ये एंजाइम डक्ट के द्वारा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हमारा माउथ कैविटी हो गया। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये जो देखो, ये जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ये क्या है? ये एंजाइम है। लेकिन ये जो एंजाइम ना निकलते हैं,
वो कैसे निकलते हैं? ये एंजाइम सलाइवा के अंदर होते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, यहां से जो ये देखिएगा, ये तरल द्रव है, ये क्या है? तरल द्रव है, ये जो निकाल रहा है डक्ट। तो ये तरल द्रव को क्या बोलते हैं? लार। और इसी लार के अंदर में क्या होता है? एंजाइम। आई बात समझ में? तो ये क्या निकाल रहा है? ये ना लार बना रहा है। लार कैसे बनता है? कल हमने देखे थे। तो लार को बोलते हैं सलाइवा। और सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा में एंजाइम होते हैं। तो ना लार भोजन को ना चिपचिपा बनाता है, एंजाइम भोजन को रासायनिक रूप से विखंडित करता है। ठीक है? तो एंजाइम क्या करेगा? भोजन के जटिल अणुओं को विखंडित करता है। ठीक है? तो एंजाइम क्या करेगा? भोजन के जटिल अणुओं को विखंडित करता है। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है? तो क्या होगा? लार ग्रंथि क्या लार ग्रंथि नाम है तो लार बनाएगी ना। तो ये जैसे मैंने क्या किया, सबलिंगुअल ग्लैंड को बना दिया अलग से, तो ये लार बनाएगी। लार में क्या रहता है? लार में सलाइवा रहता है। लार में क्या? लार मतलब सलाइवा, सॉरी, है ना। उसके अंदर में एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार भोजन को चिपचिपा बनाता है और उसमें पाए जाने वाले भोजन के जटिल अणुओं को विखंडित करते रासायनिक रूप से। इसी प्रक्रिया को पाचन बोलते हैं। जैसे आप शहद खा रहे हो, तो शहद एक ना द्रव रूप में एक पदार्थ है। तो आप बोले शहद का टेस्ट लिए, अरे ये तो मीठा है। तो शहद में क्या पाया जाता है जिसके कारण वो मीठा लगता है? तो शहद में ना फ्रक्टोज और ग्लूकोज रहता है। आई बात समझ में? तो शहद के अंदर, शहद जो एक तरल पदार्थ है, उसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज रहते हैं जिसके कारण वो मीठा लगता है। वैसे ही क्या होता है, लार के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या करेगा? भोजन का पाचन करेगा। ठीक है? तो लार एक द्रव है जो कि लार ग्रंथि से बनता है। लार आप सबने देखा है, बच्चों के जो मुंह में निकलता रहता है ऐसे बचपन में जब नए नए दांत आते हैं, उसके अंदर में एंजाइम रहता है जो भोजन को रासायनिक रूप से विखंडित करता है। क्लियर हुआ? ठीक है? तो इस आधार पर तीन प्रकार के क्या है, लार ग्रंथि को कल हम लोग पढ़े थे। चूंकि इसमें डक्ट पाया जाता है, इसी कारण इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथि। लार ग्रंथियां बाह्यस्रावी होती। जब हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे तो तीन प्रकार का ग्लैंड पढ़ेंगे, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो जिसमें डक्ट पाया जाता है, नलिका, और जो एंजाइम को बनाती है उसको बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो तीनों की तीनों लार ग्रंथियां बाह्यस्रावी, जिसको डिटेल में हम लोग और पढ़ेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आई बात समझ में? ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तीन प्रकार का ग्लैंड को कल हम लोग पढ़े थे, जिसमें क्या क्या हो गया? सब मैंडिबुलर और मैक्सिलरी, पहला जो दांत के दोनों, मतलब दांत जहां पे खत्म होता है वहां पे रहता है। सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब जीभ, जीभ के नीचे। और तीसरा पैरोटिड, कान और ना जो माउथ कैविटी उसके बॉर्डर में रहता है, मतलब कान के पीछे में या कान के अंदर में। कान को तीन प्रकार वो है ना, अगर कान का एनाटॉमी देखोगे तो एक्सटर्नल ईयर, ये एक्सटर्नल ईयर है जो पकड़ाता है हमारे हाथ से। इसके बाद आ जाएगा मिडिल ईयर, फिर इंटरनल मतलब बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतः कर्ण। अंतः कर्ण जहां पे, कर्ण मतलब कान जहां पे खत्म होता है और मुख गुहा शुरू होती है, दोनों के बॉर्डर में राइट और लेफ्ट दो ग्लैंड पाई जाती, पैरोटिड। तो पैरोटिड भी क्या है? एक ना क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। तो तीनों ग्लैंड को कल हमने पढ़ा था। क्लियर हो गया? हाँ हाँ हाँ। अरे सुनो आप, लार जो होता है तरल द्रव है, उसके अंदर में एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम केमिकल्स हैं। हाँ, नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो कि लार और एंजाइम में क्या फर्क है। लार के अंदर में एंजाइम होता है। हाँ, लाइजोजाइम। हाँ हाँ, टाइलिन। हाउसिक सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। हाँ, तो कल तो बताया था उसको भी। नहीं, लेकिन आप शुरू में ये जो इसमें कंफ्यूज थी ना मैडम। ठीक है?
पैरोटिड क्या बोलते हैं, कान के पीछे में रहता है गायत्री, कल तो बताया था, कल क्लास में नहीं थी क्या? पैरोटिड ग्लैंड कहां पे रहता है देखिएगा, जैसे हम लोग किसी को सामने से देख रहे हैं, मतलब जिसका चेहरा दिख रहा है किसी व्यक्ति का, तो ये इसका क्या हो गया, माउथ कैविटी हो गया। तो यहां पे कान होगा, तो ये कान हो गया, ठीक है। तो अब समझना, थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कान का पिन्ना, ये जो टच होता है ये। तो कान जहां पे खत्म होता है, मान लीजिए यहाँ पे कान यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये दूसरा वाला कान यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो जहां पे कान खत्म होता है और जहां पे माउथ कैविटी चालू होती है, ये दोनों का बॉर्डर, तो यहीं पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है। क्लियर? यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पैरोटिड पाया जाता है ग्लैंड। ठीक, समझ में आ गई बात? तो कान के पीछे जो है, कान कैसे पीछे, मतलब समझना आप, ये तो बाहर का कान है, आ करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, माउथ कैविटी आ जाएगा। तो मतलब ये कान जहां पे खत्म होगा और माउथ कैविटी जहां पे चालू होगी, मतलब यहाँ पे, यहीं कहीं पे आएगा हिस्सा जहां पे दोनों साइड क्या रहता है, पैरोटिड ग्लैंड रहती है। इसी कारण तो यहाँ सूज जाता था जी, कान के नीचे देखो, जब मम्स या गलसुआ होता तो स्वेलिंग यही होती। बेलाडोनक नहीं लगाते थे, वो सफेद कलर का जाली वाला पट्टी, उसको यहीं पे लगाते थे, यहाँ पे, तो वही है, वो सूजन को कम करने के लिए। वो वायरस के इंफेक्शन के कारण होता है, जिसके कारण बुखार, सूजन और ये वाले हिस्से में हल्का दर्द होता है। तो बच्चों को होता है कि हमको ना अभी क्या है, वैक्सीन लग चुकी तो अब इशू नहीं है। अब बड़ों को कभी मम्स नहीं देखोगे आप, मम्स या गलसुआ। ठीक है गायत्री, समझ में आ गया? तो पैरोटिड क्या है, दो है, दो मतलब क्या हो गया, एक जोड़ी हो गया ना। क्लियर है गायत्री? और ये अग्र मध्य पश्च वाला क्या डाउट है बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, सब पैरोटिड नहीं, पैरोटिड केवल सब मैक्सिलरी ना, ये दांत की इधर नीचे, हाँ, यहाँ खत्म होता है दांत दोनों कोनों में, वहां पे सब मैंडिबुलर और या मैक्सिलरी, यहाँ पे ऊपर में पैरोटिड अंदर की ओर। मैं देखता हूँ एक आध एनिमेटेड वीडियो मिल जाएगा ना, तो आपको विजुलाइज कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जो मैं बता रहा हूं ना, उसको आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, थ्री डायमेंशनली वो समझ में आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी थ्री डायमेंशनल वे में ही समझ में आता है, 2D डायग्राम में समझ में नहीं आएगा। देखते हैं इसमें अगर एक आध वीडियो मिल गया तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको ना इमेजिन करना पड़ेगा। कल नेट नहीं चल रहा था क्या, यहाँ कि चल रहा था? अरे यार, क्या तमाशा है। रुकिए, मैं दिखाई देता हूँ, मोबाइल में देखेंगे। थोड़ा सा पानी बरसात क्या हुआ, नेट गया सड़क में? बंद करो जी, उसको घर में देखना, मैं दिखा रहा हूं तो अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ये यहाँ पे रहता है, देखिएगा कान के पास में दिख रहा होगा तो इसमें, ये यहाँ पे है।
ये यहाँ पे है अंदर की ओर, देखिए यहाँ पे कान वाले हिस्से में, तो माउथ कैविटी यहाँ पे खत्म हो रही है और यहाँ पे क्या है, कान है। तो ये सबलिंगुअल को बता रहे हैं, तो सबलिंगुअल मतलब वो जीभ के पास में है ना। ये देखो यहाँ पे है, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना कान के नीचे, मतलब अंदर में कान की ओर, वो है पैरोटिड। ठीक है, तो दो कान होंगे तो दो पैरोटिड होगा, तो यहां पे पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको ये दिखता है, ये नेट ऑन रहता तो मैं दिखा देता आपको और क्लियर होते, वैसे आप देख सकते हो उसको आराम से। किस पे किस पे देख सकते हैं आप आराम से, अपने यू उसमें घर पे गूगल करके देख सकते हैं। क्या बोलते हैं, कौन से भाग में पाया जाता है, मध्य भाग पश्च भाग नहीं, ये कहां पे रहेगा मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे ना क्या होता है, इसको बताया हूं गायत्री, अंतःकरण। अंतःकरण मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनल ईयर तथा अंतःकरण तथा, है ना, मुख गुहा के बीच में ऐसा, तो यहां पे पाया जाता है, अंतःकरण तथा मुख गुहा के बीच में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, तो ये क्या था तीन प्रकार की लार ग्रंथियां हो गई, और जो क्या करेंगी, लार ग्रंथियों से क्या है, एक ना निकल जो क्या बनता है, एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम बनते, कल पढ़े थे, जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ते। उसका फंक्शन पता है, लाइजोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारता है, और टाइलिन क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, आगे बढ़ते, है ना। अब क्या है देखिएगा, जो मुख गुहा में ना पाचन हुआ, अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना टेक्निकल क्वेश्चन आता है जहां पे गलती होती है, और वो क्या है देखिएगा, है ना, वो क्या है देखिएगा, मुख गुहा में ही, मुख गुहा में ही भोजन का, मुख गुहा में ही भोजन का संपूर्ण पाचन, मुख गुहा में ही भोजन का, सॉरी, मुख गुहा में ही भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूजुअली जब पूछा जाता है तो बच्चे जब ढंग से नहीं पढ़े रहते तो क्या क्या टिक कर देते हैं, वो टिक कर देते हैं क्या, कि ना मुख गुहा मतलब भोजन का ना जो पाचन कहां पे चालू होता है, अमाशय में, ये टिक कर देते। भोजन का संपूर्ण पाचन वो भी अमाशय में, और भोजन का पचे हुए भोजन का अवशोषण वो भी अमाशय में, तीनों का आंसर अमाशय है ही नहीं। तो क्या है, मुख गुहा में ही भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। क्यों होता है भाई, देखो हम लोग ना डाइजेशन का ना परिभाषा सबसे पहले पढ़े थे, वो परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ना डाइजेशन का क्या है, परिभाषा को सबसे पहले पढ़े थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स अर्थात जटिल भोज्य पदार्थ, कॉम्प्लेक्स अर्थात जटिल भोज्य पदार्थ सिंपल में कन्वर्ट होता है, किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। तो हमने कल क्या पढ़ा था, कि जो क्या होता है, स्टार्च होता है, हमने पढ़ा था क्या, स्टार्च होता है, वो क्या है, माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है ना। स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है किसके द्वारा, टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम के द्वारा। होता क्या है, जो स्टार्च है वो एक प्रकार का ना पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड मतलब जटिल है, ठीक है, जटिल यौगिक है ना। तो ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड या जटिल यौगिक है। और ये जो माल्टोज होता है, माल्टोज डायासेकेराइड है। ठीक है, माल्टोज क्या है, डायासेकेराइड है। तो डायासेकेराइड क्या है, अपेक्षाकृत
ठीक है, तो ये क्या है, डायसेक्राइड जो होता है वो ना क्या है, सरल यौगिक है। डायसेक्राइड क्या है, सरल यौगिक है। तो क्या होगा, स्टार्च या जो पॉलीसेक्राइड है वो जटिल, और माल्टोस क्या होता है, सरल यौगिक है। तो स्टार्च जो कि एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है, उसको टाइलिन माउथ कैविटी में ही माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया, इसी कारण, है ना। क्यों, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि मुख गुहा में ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, सब गलती हो जाती है, हमको कंसेप्ट नहीं पता रहता। तो क्योंकि मुख गुहा में ही जटिल कार्बोहाइड्रेट, मुख गुहा में ही जटिल कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च, सरल कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है। तो क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो टेक्निकल आपको क्या है, परिभाषा पता ही होनी चाहिए, तभी ये समझ में आएगा ये सब क्वेश्चन। तो अब समझ में आया, तो मुख गुहा में ही पाचन का प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्टार्च जो है वो आलू और किसमें, चावल में पाया जाता है, जो कि जटिल पदार्थ है, जटिल एक यौगिक है। और ये कार्बोहाइड्रेट को 3 प्रकार में बांटा गया है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, जिसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर दोनों, केमिकल स्ट्रक्चर दोनों। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब पाचन के दौरान ना कौन से भोज्य पदार्थ किसमें टूटते हैं, आपको रटना पड़ेगा भाई। पाचन के दौरान कौन से भोज्य पदार्थ, ये समझ में आ गया। ये फैक्ट ना एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, अमाशय में टिक कर देते हैं, समझ रहे हो। तो भोजन का पाचन प्रारंभ हो रहा है, तमाशय कहाँ हो रहा है, तमाशय, अवशोषण हो रहा है, सब में अमाशय। तो भगवान ठहला बैठे तो लीवर यूर पेंक्रियास को जानबूझ के बनाए हैं क्या, कि ऐसा लगा होगा खाली खाली लग रहा है, कुछ ठूस देते हैं आजू बाजू, कार्टून पैक कर दें अच्छे से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जब हम लोग पूरा पाचन तंत्र पढ़ चुके होंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा जो अमाशय है पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आकार में काम उसका कुछ नहीं है, 10 से 20% पाचन में हेल्प करता है और कुछ काम नहीं करता। अमाशय का मेन काम क्या है पता है, भोजन को स्टोर करके रखना, और कुछ ही भोज्य पदार्थ है जिसको डाइजेस्ट करता है वो। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग को देखना है क्या, इसके बाद हम लोग को देखना है कि कौन से भोज्य पदार्थ किसमें टूटते हैं, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ना, अब आपके बुक में जो दिया है उस हिसाब से और सरल रूप से दोनों मैं बता रहा हूं। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटता है, कार्बोहाइड्रेट अंत में ग्लूकोज में ही टूटता है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हम लोग ना पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, ये तो सरल रूप में मैं बताया। दूसरा या है ना, दूसरा ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड से किसमें टूटेगा, डाइसेकेराइड, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड से किसमें टूटेगा, डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड। ये भी इसका वो है, या मतलब ऐसे भी इसको पढ़ा जाता है, ऐसे भी इसका ब्रेकडाउन होता है, तो ये डिटेल में है। तो पहला चीज कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। दूसरा जो है फैट, फैट या वसा, इसको भी पढ़ डाले हैं। तो फैट या जो वसा रहता है, या इसी को ना लिपिड भी बोलते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है, दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो फैट किसमें टूटता है, फैट टूटता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैट ना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, ठीक है। फैट क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। तीसरा, ठीक है। तो कार्बो, और तीसरा हो गया प्रोटीन। तो प्रोटीन को मैंने तो आपको डिटेल में बताया है, बॉन्डिंग बता के, पेप्टाइड वगैरह। तो प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड में टूटता है, ये
और कुछ कुछ हम लोग पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस ऐसा भी शब्द सुनेंगे, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा, जब आएगा तो देखेंगे। तो ये आपको तो रटना पड़ेगा कि कौन सा भोज्य पदार्थ किसमें टूटता है, ठीक है। तो और इसके अलावा बच गया भोज्य पदार्थ में विटामिन और मिनरल। तो विटामिन और मिनरल क्या होते हैं, सीधे शरीर के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है, आई बात समझ में? इसको याद करना पड़ेगा, बार बार बता रहा हूं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट पॉली से टूटेगा डाई से टूटेगा मोनो में, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, जिसको लिपिड भी बोलते हैं। प्रोटीन तो अमीनो एसिड की चेन होती है जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, उसको डिटेल में मैंने बताया था बॉन्डिंग को, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। इसके अलावा क्या है, अविखंडनीय भोज्य पदार्थ। इसके अलावा क्या है, अविखंडनीय भोज्य पदार्थ। तो अविखंडनीय भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, अविखंडनीय भोज्य पदार्थ क्या है, अविखंडनीय भोज्य पदार्थ हैं क्या, जिनका विखंडन नहीं होता, ऐसा लिख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। जिनका रासायनिक रूप से, जिसका रासायनिक रूप से विखंडन नहीं होता, जिसका रासायनिक रूप से विखंडन नहीं होता है, तथा प्रत्यक्षतः शरीर द्वारा अवशोषित होते हैं, ठीक है। तो जिसका क्या है, रासायनिक रूप से क्या है, विखंडन नहीं होता तथा प्रत्यक्षतः शरीर द्वारा अवशोषित होते हैं, वो अविखंडनीय भोज्य पदार्थ, ठीक है। तो अविखंडनीय भोज्य पदार्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, खनिज तथा विटामिन। इनको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं रेडीमेड, ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी जो विखंडनीय भोज्य पदार्थ है उसको मैंने बता दिया, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन वो विखंडनीय, बाकी का अविखंडनीय। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। किसको इंग्लिश में बताना है, अनामिका? किसको इंग्लिश में बताना है? विखंडनी का मतलब होता है डिग्रेडेबल और अविखंडनी का मतलब होता है नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है। इसका मतलब है ये जितना भी मैं लिखा हूं ये ना डिग्रेडेबल है। डिग्रेडेबल मतलब विखंडनी, जिसका जो कि क्या है, केमिकली छोटे अणुओं में टूट जाता है, उसको डिग्रेडेबल। और अविखंडनी को बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल, इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिग्रेडेबल्स बोलते हैं अविखंडनी को, तो ये ध्यान रखिएगा। तो डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल दो प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते। हमने देख लिया क्या, मुख गुहा में पाचन। अब भोजन कहां बढ़ेगा आगे, अब भोजन आगे बढ़ता है ये क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। इसी को फूड पाइप या क्या बोला जाता है, इसी को फूड पाइप या ईसोफेगस बोला जाता है, इसी को फूड पाइप या ईसोफेगस बोला जाता है। भोजन नली बोलते हैं हिंदी में। ईसो का मतलब ग्रीक में हो, पता नहीं यार, मेरे ख्याल से ईसोफेगस एक कंप्लीट सेंटेंस है। हाँ हाँ, एक लाइजोजाइम है और टाइलिन, ठीक है। हाँ, पैरोटिड बनाता है वो एंजाइम को, हाँ दोनों को। बाकी का भी ना है, लेकिन आपको उतना डिटेल में नहीं आएगा, वो दो एंजाइम को ही पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए जो काम का है वही बताए। और आप पता है, इवन आप ना बीएससी से लेके एमएससी तक की बुक में भी पढ़ोगे तो टाइलिन ही दिया है, टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज, तो उसको और ज्यादा मत पढ़िएगा, ठीक है। उससे बाहर का नहीं आएगा, उतना घबराने की जरूरत। क्योंकि मैं आपको बताऊं,
हार्मोन और एंजाइम से क्वेश्चन तो आता है 6 एग्जाम में। अब देखो हम लोग ना हार्मोन पढ़ेंगे ना, जब चैप्टर आएगा तभी एंजाइम को पढ़ रहे हैं। हार्मोन पढ़ेंगे ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैंक्रियास, एड्रीनल, टेस्टिस और ओवरीज। ठीक है, इतने को पढ़ेंगे, मतलब 6 ग्लैंड को। 6 ग्लैंड का हार्मोन मुश्किल से होगा 10-12 हार्मोन जो टोटल पढ़े, मान लो राउंड फिगर 15। आपको पता है केवल एड्रीनल ग्लैंड 60 से 70 हार्मोन बना देता है, और एड्रीनल ग्लैंड छोटा सा अचार रहता है ना, आम का अचार उतना बड़ा रहता है एड्रीनल ग्लैंड, 70 अलग अलग। तो 70 को पूरा आपको याद नहीं करना, सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं डॉक्टर लोग, है ना। तो हम लोग को ना पढ़ते समय सिलेबस और ना अपना बुक को भी ध्यान रखना है, नहीं तो ऐसा पढ़ोगे ना आप एकदम डिटेल में तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। घबराने की जरूरत है नहीं, आएगा वो एग्जाम में। जब बुक में ही आपका 11वीं 12वीं में बीएससी तक के बुक में मेंशन्ड नहीं है तो उतना हाई फाई नहीं पूछेगा, वो तो नीट के एग्जाम में भी नहीं आता। नीट के एग्जाम में भी जितना हम लोग पढ़ेंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, जितना आप पढ़ोगे उतना में तो आदमी पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा यार, ईमानदारी से उसको पढ़ लिया तो। ठीक है, हाँ, लेकिन क्या है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 100 आए 100 को 100 बनाना पड़ जाता है, समझ रहे हो ना। तो उसमें एनसीईआरटी से ही तो पूछता है पूरा। ठीक है, क्लियर है। ऐसा बोलोगे तो बता दूंगा, बाकी ना जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं एड्रीनल का ही एग्जांपल बता देता हूँ। एड्रीनल ग्लैंड से ना वो लड़ो और उड़ो हार्मोन को ही पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम में, और 4 और वो मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड और कार्टिसोल, और वही लड़ो और उड़ो, मतलब एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, बस 4 एंजाइम। जबकि मैंने बताया ना 50 से 60 है वो मतलब एंजाइम बोल रहा हूँ, हार्मोन, जबकि वो अकेले 50 से 60 हार्मोन बनाता है। पिट्यूटरी काबुली चना रहता है ना, छोले जो हम लोग खाते हैं, एक काबुली चना के बराबर है, यहाँ अंदर में रहता है। उसमें से हम लोग कम से कम पढ़ेंगे 8-10 एंजाइम, सॉरी एंजाइम बोल रहा हूँ बार बार, हार्मोन जो पिट्यूटरी बनाता है। और आप मेडिकल कॉलेज की बुक उठाओगे तो पता लगेगा कि ना 50 प्रकार का पिट्यूटरी अकेले हार्मोन को प्रोड्यूस कर देता है, तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमेशा ना आप देखना 11वीं 12वीं में क्या दिया है, प्लस जैसे कि मैंने आपको क्या बताया बार बार, 11वीं 12वीं की बुक को ना थॉरोली पढ़ना है, एनसीईआरटी को। उसके अलावा आपको देखना कुछ ना अदर स्टेट के एग्जाम में कुछ उससे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे जो पूछा गया है ना, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, अलग से बुक नहीं पढ़ना है। उसको मैंने बताया था आपको पढ़ने का तरीका। और यदि आप ना हर चैप्टर के लिए अलग अलग बुक पढ़ोगे ना, एनाटॉमी अलग, फिजियोलॉजी अलग, बायोटेक अलग, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। कब पढ़ेंगे, कब रिविजन करेंगे, कब ये वाला है। ठीक है, तो भोजन नली। अब भोजन नली क्या करता है देखिएगा, और उसमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता सकता हूं, 2 एंजाइम पढ़े ना, उसमें से 90% जो क्वेश्चन आने की संभावना किसमें से है पता है, टाइलिन। टाइलिन को बहुत पूछा जाता है, वही वही मिलेगा भी आपको एग्जाम में। ठीक है, तो फूड पाइप या भोजन नली है ना। अब फूड पाइप या भोजन नली क्या करता है देखिएगा, भोजन क्या हो गया, छोटे छोटे अणुओं में टूट चुका है, चिपचिपा बन चुका है वो, अब वो क्या है, नीचे ग्लाइड करता है या फिसलता है। ठीक है, क्लियर। अब ये कैसे, तो भोजन नली का क्या कार्य है वो देखते हैं। तो भोजन नली क्या करता है, भोजन के छोटे टुकड़ों को, भोजन के छोटे टुकड़ों को क्रमानुकुंचन, भोजन के छोटे टुकड़ों को क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन या पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, या पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है ना। तो ये क्या करेगा, भोजन के छोटे टुकड़ों को क्रमानुकुंचन या पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के द्वारा आमाशय में भेजता है। ये है, पहले लिख लीजिए फिर समझा रहा हूं इसको क्या है। आमाशय में भेजता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, भोजन के छोटे टुकड़ों को क्रमानुकुंचन या पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के द्वारा आमाशय में भेजता है। ठीक है, अरे वो क्या बोलते हैं नम्रता, वो एररलेस वाला बोल रहे हो ना, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर तो है जी, वो ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन है उसमें, 8-10 हजार क्वेश्चन होगा उसमें ना, 30-35 साल का नीट एग्जाम का क्वेश्चन दिया, नीट और पहले पीएमटी बोलते थे, है ना। तो बहुत ज्यादा है वो, आपको ना नीट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन केवल लास्ट ना 10-12 सालों के, 40 साल का बहुत होता है जी, कहां कर पाओगे 8-10 हजार क्वेश्चन। ठीक है, हाँ वो प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन उतना आप देख लो टाइम मैनेज कर पाओगे तो।
7-8 हजार क्वेश्चन तो होंगे उसमें आराम से, तो प्रैक्टिस के लिए ठीक है, वो ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो भोजन के छोटे टुकड़ों को क्या करेगा, ये क्रमानुकुंचन या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा आमाशय में भेजता है। ठीक है, कौन, भोजन नली। दूसरा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया को क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया को क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एक्शन। अब इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, इसको तो तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो पढ़ना ही है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। यहां इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब होता है ऐसी गतिविधियां जो मस्तिष्क के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होती। है तो प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होती, उसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। प्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब क्या होता है, मेरी मर्जी जा बोलते नहीं हम लोग, मेरी मर्जी जा, तो ये आपकी मर्जी से नहीं होने वाला, कितना भी आप कोशिश करेंगे इसको रोक नहीं पाएंगे। जैसे छींकना, खांसना, उल्टी, पलकों का झपकना, ये जो प्रतिक्रियाएं है ना, ये सोचने और समझने या चाहने से नहीं होती, अपने आप होती। इसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। क्लियर। इसका मतलब है यदि भोजन भोजन नली में आ गया, यदि भोजन भोजन नली में आ गया तो फिर क्या होगा, वो अमाशय में ही जाकर रहेगा, वो वापस आप नहीं ला सकते। तो एक ना उदाहरण के द्वारा समझते हैं ताकि आपको ना इनवॉलेंट्री बैठ जाए दिमाग में। पात्र घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक और जीवित और मृत से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ठीक है, रिंकी और पिंकी दो सहेलियां कोचिंग में पहचान हुई। तो एक दिन क्या हुआ, पिंकी ना पैदल जा रही थी घर, रिंकी पीछे से आवाज दी, कहाँ बहनी, अरे मैं घर जाते हूँ, आज भैया नहीं आए, लेबर, कहाँ बिजी हूँ, कहाँ तरी, चल ना बहनी मैं छोड़ दे, तो कहाँ रही थे, फलाना कॉलोनी, अरे वो तुम्हारे घर के पास है रे, तो हूँ बताए नहीं लड़की नहीं तो वात मोला का पता रही बहनी। तो उसको अब पहली बार क्या जान पहचान होती तो आदमी घर वालों, चल तो घर दिखा देता हूँ, और भैया नहीं आई ना कोनो दिन, एक आध दिन बता देबे, मैं मोर संग आ जाबे। ठीक है, तो उसको घर ले गई, टिंग टिंग आंटी जी निकली, ये कौन है रे, अरे पिंकी है माँ, साथ में पढ़ती है, शिक्षक भर्ती की तैयारी करे, अरे आओ बेटा आओ बैठो, कहाँ रहती, अरे हाँ अरे तो पास में है रे तुम्हारा घर, हाँ हाँ ठीक है आया करो, ऐसा बैठना 2 मिनट है ना। अब भाई पहली बार कोई मेहमान आता है तो हम लोग क्या है, और वो हम लोग ना सूखा आइटम रखे रहते, मिक्सचर बिस्किट वगैरह, तो अब बिस्किट वगैरह मिक्सचर ला के रख दी। हुआ था क्या उस दिन ना, वो लोग 7 बजे सुबह का क्लास था, वो मैराथन क्लास 3-4 बज गया शाम के, भूख में पागल हो गई थी पिंकी तो। अब ना बिस्कुट ला के रखे, वो क्रीम बिस्कुट भी नहीं था जी, ऐसी नमकीन वाला था, सीता भी गया था। और दूसरा चीज मिक्सचर में काजू किशमिश भी नहीं, वो ऐसी नॉर्मल वाला मिक्सचर था। अब उसका मूड ऑफ हो गया, क्या यार अच्छा वाला बिस्कुट दिए रहते, कैसे करूं, खाने का मन नहीं, वो देख रही उसमें खोज रही कि कुछ मिल जाए काजू किशमिश, लेकिन वो नॉर्मल मिक्सचर था। अब क्या करेगी, भूख लगे रहे तो जो मिल रहा है वही सही, वो खा ली। अब खाने के बाद ना चाय वाय आया, आधा घंटा हो गया, वो सोच रही पिंकी और नहीं देंगे कुछ, इनके घर में कुछ नहीं होगा लग रहा है यार, है ना, चल भाई हम निकलो कल्टी मारो। तो वो बोलती ठीक है बहन जा रही हूँ, मम्मी भी फोन आ रही, कोई मम्मी फोन नहीं करी थी ना, वो बात हो गई थी, बोल दी थी 4 बजे आऊंगी करके। ठीक है, तब वो बोल रही है कि मम्मी ना फोन उन कर ही निकलती हूँ। तभी आंटी जी ना अंदर से प्रकट हुई किचन से, कहाँ जा रही हो बेटा, जाऊंगी आंटी जी, फिर मनी में सोच रही कुछ और तो दे नहीं रहे हो, क्या करूंगी बैठ के भूख लग रहा है ना। तभी क्या आंटी जी प्रकट हुई अंदर से, बोली वाह बैठ बेटा, कहाँ पहली बार आई, एक गाजर का हलवा बना ली थी रे, तभी टाइम लग गया, आए गाजर का हलवा, भगवान। लेकिन अब देखो क्या था, दिक्कत क्या हुआ, उस समय तक ना पिंकी जो खाना खाई थी ना, मतलब मिक्सचर और बिस्कुट अमाशय में जा चुका था, और वो भूख के कारण पूरा हबर हबर खा दी मिक्सचर बिस्कुट को, है ना, तो पूरा अमाशय भर चुका है।
अब जगह ही नहीं है। मान लीजिए ये जो एक्शन है खाना खाने वाला, वो अगर वॉलेंट्री या ऐच्छिक होता तो क्या होता पता है? पिंकी क्या बोलती, रिंकी सुन ना बहन, वॉशरूम, हाँ हाँ ना मेरे रूम में चले जाओ, उधर तो है। वो क्या करती, बाथरूम बंद करी, निकालो मिक्सचर इच्चर बिस्कुट को, तो सब मिक्सचर बिस्कुट बाहर निकाल देती, क्योंकि वॉलेंट्री उसकी इच्छा से उल्टी हो जाती। अब उसके बाद क्या होता, अरे वाह आंटी जी मस्त बनाए हो आप तो, और लो ना बेटा, दो दो दो, तो 2-4 कटोरा तो हलवा खा के आती उसके यहाँ से पक्का, इतना तो तय था। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एक्शन जो है ना वो इनवॉलेंट्री है, भोजन अमाशय में जा चुका है, किसी हाल में वापस नहीं आएगा, इसी कारण। और हाँ, अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में और क्या फर्क है, जैसे आपके सामने खाना रखा हुआ है वो वॉलेंट्री है, क्या, ये लौकी को निकाल लो जी, ये इसको नहीं खाएंगे, उसको नहीं खाएंगे, हाँ हाँ इसको और दे दो, ये वॉलेंट्री है। आप चॉइस कर सकते हो जब थाली में खाना रखा हुआ है, लेकिन खा लिए ना एक बार और ना भोजन नली में खाना गया वो वापस नहीं आता है, वो इनवॉलेंट्री। समझ में आ गई बात? तो ये आपको ना वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री पता रहना चाहिए। जो आपके ब्रेन की इच्छा से संचालित होती क्रियाएं वो वॉलेंट्री, और जिसको आप चाह के भी संचालित नहीं कर सकते, जो बोलते ना मेरी मर्जी जा, तो आपकी मर्जी से तो वो नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। गॉट इट? समझ में आ गया? तो ये ना क्रमानुकुंचन क्या है, एक प्रकार का इनवॉलेंट्री। हम लोग वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री प्रक्रिया को और मसल कहां कहां रहता है उसको पढ़ेंगे, आता जाएगा, मैं बताते जाऊंगा, उसको टिक कीजिएगा। जब एडवांस क्वेश्चन आता है ना जो कठिन, मसल का नाम पूछा जाएगा, इसमें कौन कौन सा इनवॉलेंट्री है और कौन सा वॉलेंट्री है, समझ में आई बात? तो आपको याद, और उसमें भी अपवाद वाले को पूछते हैं जो दोनों रहता है। क्लियर? मेरे को ये बताइएगा, हृदय की मांसपेशियां वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। हृदय की ना बहुत सारी मांसपेशियां इनवॉलेंट्री है, कुछ वॉलेंट्री है, दोनों रहता है। तो इनवॉलेंट्री मांसपेशी क्यों बनाया पता है भगवान ने? क्योंकि अगर आप शर्त लगा लिए, कैसे, ले सोनू 100 रुपये दूंगा 10 मिनट सांस को रोक के दिखा, तो और सोनू 10 रुपए के 100 रुपए के नाम से अपना सांस को रोक दिया, हार्ट बीट रुक गई, डेथ हो जाएगा। आपके चाहने से हार्ट बीट नहीं रुकती है। आप सांस को कुछ देर तक होल्ड कर सकते हो, रोक नहीं सकते। होल्ड करना समझते हो ना? होल्ड, जैसे मैं बोलूंगा ये उल्टा हाथ में आप ना 20 किलो का लोहा का गोला को ऐसे पकड़ो, कुछ सेकेंड, अच्छा ताकतवर हो गए तो कुछ मिनट आप होल्ड कर सकते हो। ऐसे भैया वह भगवान के वराह अवतार टिपले बेटा, अब लगा तू पूरा पूरा प्रॉपर्टी तेरे शर्त में हार जाएगा, तू रखा हूं ले, ऐसा नहीं कर सकता। धीरे धीरे करके हाथ, सारे बाप रे दर्द देगा, गिरेगा वो। तो होल्ड कर सकते हो, रोक नहीं सकते। तो हमारा श्वसन और ना सांस लेना और हृदय की गति वो इनवॉलेंट्री, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने विल से। आ रही बात समझ में? ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की मसल ना इनवॉलेंट्री होती है। यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय की, किडनी से जो जुड़ा हुआ रहता है। इसी कारण क्या होता है, बचपन आपको याद होगा इनवॉलेंट्री रहता, वॉलेंट्री रहता तो क्या भगवान ने जानबूझ के रखा है। आदमी क्या करता पता है, खासकर बच्चे लोग, सुसु लग रहा है रोक लिए। सुसु लगना रोकना ना बहुत खतरनाक चीज है, वो नेचुरल प्रोसेस है। वो ना क्या करता है पता है, पहले तो क्या करेगा यूरिनरी ट्रैक, और बाद में ना किडनी का इंफेक्शन कर देता है। इसी कारण बचपन में क्या होता है, मम्मी पापा तो हैं, बिंदास सुसु कर दो, कोई टेंशन नहीं है, वो इनवॉलेंट्री है, उसको नहीं रोक सकता आदमी किसी को। तो इनवॉलेंट्री भगवान ने जानबूझ के रखा है, क्योंकि अगर किसी ने ना यूरिन को रोकने की कोशिश की तो पथरी और किडनी का गंभीर इंफेक्शन होता है। पथरी मत स्टोन, क्योंकि वो एक्सक्रीटरी मटेरियल है ना, वो तो बाहर जाने के लिए ही बना है। ठीक है, तो इसी कारण ना भगवान ने उसको इनवॉलेंट्री रखा है। नहीं तो बच्चे पता लगा बाथरूम ही नहीं जा रहे, 2-2 3-3 दिन हो गया, किसी शर्म या झिझक या डर के कारण। समझ रहे हो ना? मम्मी पापा डांट दिए, क्या कपड़े में करते हो, 5 साल के हो गए हो तभी भी तुम्हारा आदत नहीं सुधरा, ये ले नहीं करेंगे अब जा सुसु, मम्मी चिल्लाई थी। तो आदमी तो ऐसे में तो मर जाएगा जी, कि बाथरूम ही नहीं जा रहा है। समझ रहे हो ना? तो भगवान ने सोच समझ करके क्या किया है, मसल को इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री बनाए हैं। ठीक है, क्लियर है? गॉट इट? चलिए, तो समझ में आ गया होगा। अगला जो पढ़ना है हम लोग को क्या पढ़ेंगे, अमाशय में, क्योंकि भोजन अमाशय में चला जा चुका है। अब अभी हम लोग देखेंगे अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे भी क्या आएगा, एंजाइम आएंगे बहुत सारे। ठीक है, यहां भी क्या होगा, एंजाइम आएंगे बहुत सारे, जिसको हमको याद करना है। तो अगला हम लोग देखेंगे अमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक, ये कैसे होता है। ठीक है, तो अमाशय में डाइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं, है ना।
2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अमाशय में पाचन, तो अमाशय में पाचन कैसे होता है वो देखते हैं। अमाशय में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। स्रावित होता है। अब गैस्ट्रिक जूस क्या है समझिए। जैसे ये अमाशय हो गया, है ना। अमाशय का क्या है एनाटॉमी, मतलब उसका स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है जी गायत्री जी, तबीयत आज ठीक है, कल से थोड़ा सा ठीक है। तो अमाशय में क्या रहता है, गैस्ट्रिक जूस क्या है पाया जाता है। अब गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे बनता है, क्या है उसको समझते हैं, है ना। गैस्ट्रिक जूस क्या है, क्या है उसको ना समझते हैं। देखिएगा क्या होता है, ये अमाशय की ना ये हो गई, मतलब ये अमाशय हो गया। ये अमाशय का क्या हो गया, लेयर, अलग अलग लेयर रहते हैं, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो अमाशय के भीतर से, मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ कोशिकाएं हैं विशेष प्रकार की, जो कि क्या करेंगी, ये कोशिकाएं डक्ट रहता है, जैसे मैंने आपको सलाइवरी डक्ट रहता है वैसे बताया ना, तो वैसे ही डक्ट रहता है, उसके थ्रू क्या करती है, एंजाइम वगैरह निकालती हैं। और क्या है, कुछ विशेष प्रकार के ना ग्लैंड रहते हैं, जो कि क्या करेंगे, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, अमाशय के ना भीतर की जो कोशिकाएं रहती हैं ना, वो ना गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहता है वो देखते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में ना 3 चीजें रहती हैं, गैस्ट्रिक जूस में ना 3 चीजें रहती हैं। क्या क्या रहेगा, एंजाइम रहेगा, और क्या रहेगा दूसरा, म्यूकस रहता है, और तीसरा जो रहता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl का नाम तो पता ही होगा सबको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गैस्ट्रिक जो जूस रहता है उसमें क्या क्या रहता है, एंजाइम रहता है, म्यूकस रहता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ठीक है, ये 3 चीजें रहती हैं, एंजाइम हो गया, म्यूकस हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो ये तीनों चीजें क्या है, गैस्ट्रिक जूस में पाई जाती हैं। अब देखो, आपको ना अगर सरल क्वेश्चन आया या ट्रिकी क्वेश्चन आया, मतलब बनाने लायक, तो ना क्या है, एंजाइम और उसके कार्य को पूछ देंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको एडवांस क्वेश्चन आया यहां से, तो एंजाइम कौन से सेल से बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन से सेल से बनता है, म्यूकस का क्या कार्य है, वो सबको भी पूछा जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग, है ना, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस जो अमाशय बनाता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होगे ना, ये जो मैं बनाया हूं फ्लो चार्ट, उसमें इसमें मैं लिख भी देता हूं, अमाशय में गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है जिसमें निम्नलिखित चीजें सम्मिलित होती हैं। जिसमें क्या निम्नलिखित चीजें क्या है, सम्मिलित होती हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। तो इसमें एंजाइम है, म्यूकस है, और क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या है, गैस्ट्रिक जूस जो रहता है वो उसमें क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, है ना। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो यह एक प्रबल अम्ल है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, पहला चीज। अब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे अमाशय में क्या कम कार्य कर रहा होगा, है ना। तो इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, पहला इसका कार्य क्या है, भोजन में पाए जाने वाले, इसका कार्य क्या है, भोजन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को, भोजन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट करता है।
अब ये भोजन में बैक्टीरिया कहाँ से आ गया, देखो सबसे पहले तो यदि हम लोग भोजन को चबाते हैं, है ना, उस दौरान जो भी बैक्टीरिया होगा वो माउथ कैविटी में ट्रैप हो जाएगा। लेकिन यदि भोजन को निगल लिया गया, जैसे बच्चे लोग ध्यान नहीं रहते या हम लोग हड़बड़ी में भोजन करते हैं तो डायरेक्ट अमाशय में चला जाएगा। और दूसरा, पानी को चबाते थोड़ी ना, पानी को तो पीते हैं ना, तो पानी को आप स्पीडली पी लिए, उसमें कोई बैक्टीरिया रहा तो ये जा करके क्या होगा, अमाशय में जब जाएगा तो अमाशय उसको ट्रैप करता है। तो ये भोजन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या करेगा, नष्ट करेगा। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दूसरा ये क्या कार्य, इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है अमाशय में पाए जाने वाले, अमाशय में पाए जाने वाले, अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम को, अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम को सक्रिय करना। तो दूसरा इसका क्या 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 है कार्य, अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम को सक्रिय करना। तो ये भोजन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है और अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम को सक्रिय करता है। कौन, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है वो। तो दो मुख्य कार्य हैं इसके। ठीक है, सेकेंड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एंजाइम है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से ही एक्टिवेट होते या सक्रिय होते। ठीक है, अब देखिएगा, इसको समझते हैं इस चीज को। क्या, कई बार क्या होता है हमारे बॉडी में ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अधिक स्रावण, ठीक है, तो कई बार क्या होता है हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, अधिक बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बॉडी में अधिक बनना चालू होता है, इस स्थिति को, इस स्थिति को क्या बोला जाता है, एसिडिटी। इसको बोलते हैं एसिडिटी। तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, एसिडिटी बोला जाता है। ठीक है, इस स्थिति को क्या बोला जाता है, एसिडिटी बोला जाता है। अम्लता, कारण क्या है, कारण है बहुत देर तक खाली पेट रहना। और क्या कारण हो सकता है, तनाव, स्ट्रेस, चाय कॉफी तंबाकू और अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन। ठीक है, मिर्ची मसाले वाले खाद्य पदार्थ। ठीक है, और लाइफ स्टाइल, मतलब सोने उठने का टाइम नहीं है, रात में देर तक जग रहे हैं, वो सब कारण बनता है एसिडिटी का, है ना। अब एसिडिटी का क्या है, ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि ये ज्यादा बनना भी ठीक नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो ना अंदर डैमेज भी कर देता है अमाशय को कई बार, और उसके कारण क्या होता है, अल्सर भी हो जाता है, जिसको पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस एसिडिटी का इलाज या ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट या इलाज क्या है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए ना एंटासिड दिया जाता है। इसके लिए क्या है, एंटासिड दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एंटासिड दिया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एंटासिड देते हैं। अब एंटासिड क्या करेगा, है ना, अब मेरे को, अब एंटासिड एसिडिटी को कम करेगा। आपको ये बताना है एंटासिड क्या होता है, एंटासिड एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उदासीन। तो ये क्या होता है तीनों में से, एंटासिड। हाँ, क्यों, आप लोग भी बताएंगे ऑनलाइन वाले, एंटासिड क्या होता है। एसिड है मतलब अम्ल है कि क्षार है कि उसका नेचर न्यूट्रल या उदासीन होता है, क्या होता है बताइएगा। एंटासिड अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है, सभी कोई बताएंगे, जल्दी कमेंट कीजिए। देखिएगा क्या है, एसिडिटी ज्यादा हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटासिड। तो एंटासिड क्या होता है, रासायनिक रूप से क्षार होता है। ठीक है, तो ये क्या है, रासायनिक रूप से क्षार होता है। क्यों, अरे भैया किसी के घर में आग लगा है तो आप बाल्टी में जो मिट्टी के तेल ले जाओगे, पानी ले जाओगे, पानी बुझेगा ना भैया, आग। तो ये क्षार क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है
है ना, क्षार क्या करेगा, न्यूट्रल कर देता है ना। तो रासायनिक रूप से क्षार दिया जाता है। और कौन, ये जो एंटासिड का एग्जाम्पल भी एग्जाम में आता है, तो कौन कौन से एंटासिड दिए जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सा इसमें से ना वो दिया जाता है एंटासिड, है ना। तो एंटासिड का नाम पूछा जाएगा आपसे। तो एंटासिड जो दिया जाता है उसमें पहला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। ठीक है, इसी को, या इसका एक और नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो और इसका एक और नाम है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूसरा है AlOH थ्राइस, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। तो ये क्या है, दो यौगिक हैं, दवाई के रूप में दिया जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका लिक्विड आता है जिसको जेलुसिल बोलते हैं, और इसका एक टेबल को क्या बोलते हैं, डाइजीन। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन मेडिसिन है जो आपको घर में आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो फर्स्ट एड के लिए लोग ना इसको रखते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये एंटासिड के रूप में उपयोग में लाया जाता है। क्लियर है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर आप ये लिखना चाहें, क्योंकि इसको बाद में पढ़ना है तो रिवाइज हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सेंटिक या पैराइटल सेल से निर्मित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो इसको तो पढ़ना ही है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय की ऑक्सेंटिक या पैराइटल सेल से निर्मित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। तो ये क्या होता है, अमाशय की ऑक्सेंटिक या पैराइटल सेल से निर्मित होता है। ठीक है, पैराइटल है, सॉरी एक सेकंड। एक मिनट, है ना, स्पेलिंग गलत। पैराइटल सेल, तो पैराइटल सेल या ऑक्सेंटिक सेल से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग देखेंगे क्या है दूसरा चीज जो गैस्ट्रिक जूस में रहता है, वो म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है, ये देखते हैं, है ना। दूसरा चीज जो म्यूकस जो स्रावित होता है वो देखते हैं। देखो क्या है, हमारे अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो तो एसिड है। अब इसका पीएच कितना रहता है, इसका पीएच 1.2 1.5 से, है ना। इसका जो क्या है, पीएच 1.5 से 2.5 है पीएच। ठीक है, तो इसका पीएच कितना है, 1.5 से 2.5। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आपको बता रहा हूं लिटरली क्या होता है। जैसे ना कोई टेक्निक हो जिससे हम लोग क्या करें कि हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, उसको क्या करें, निकाल लें।
किसी विधि से, कोई भी टेक्निक हो, ऐसा भी बता रहा हूं समझने के लिए। और जो हमारे अमाशय से निकला हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यदि हम लोग अपने ही हाथों में डाल लेंगे ना, तो हमारा हाथ पूरा गल जाएगा, हड्डी बस बचेगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फिर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड टीका कैसे हमारा अमाशय या स्टमक इतने दिनों तक? तो देखिए क्या होता है समझना, तब आपको म्यूकस का फंक्शन समझ में आएगा। होता क्या है, हमारे ना अमाशय के भीतर की कोशिकाएं कुछ विशेष प्रकार का ग्लैंड है, वो क्या करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं, और कुछ क्या ग्लैंड है वो म्यूकस बनाती। तो ये मान लीजिए क्या है, म्यूकस बनाने वाला क्या है, कोशिका है। तो यहाँ की कोशिकाओं ने क्या बनाया, म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस बन करके ना यहां से बनेगा और एक ना लेयर बना लेता है ऐसा। म्यूकस बन के क्या करेगा, ऐसा ना एक लेयर बना लेता है ये। तो ये क्या है, म्यूकस का सुरक्षात्मक परत है। ठीक है, तो ये क्या है, म्यूकस का सुरक्षात्मक परत है। क्लियर। अब क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने वाली सेल है या ग्लैंड है। तो अब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाएगा ना यहां पर, तो क्या होता है, म्यूकस ना हमारे अमाशय की स्किन को डैमेज होने नहीं देता। तो म्यूकस क्या किया है, एक वो बना लिया, लेयर बना लिया। जैसे कि क्या है कि धूप लग रहा है तो छाता, बारिश हो रही तो छाता, तो छाता क्या करता है, एक लेयर बना लेगा जो क्या होगा, ज्यादा धूप या बारिश को आपके ऊपर पड़ने नहीं देगा। वैसे ही सेम। तो म्यूकस क्या करता है ना, म्यूकस क्या करेगा, एक सुरक्षात्मक परत बनाकर, ठीक है, म्यूकस क्या है, एक सुरक्षात्मक परत बनाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से अमाशय को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक सुरक्षात्मक परत बनाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से क्या करेगा, अमाशय को सुरक्षित करता है। कौन, म्यूकस जो रहता है वो। ठीक है, तो म्यूकस का क्या कार्य है, अमाशय को सुरक्षित रखना, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दुष्प्रभाव से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या है, ये क्वेश्चन जेन्युइन उठता है कि भैया इतना स्ट्रॉन्ग एसिड तो अमाशय डैमेज हो जाना चाहिए, तो उसको बचा लेता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। और म्यूकस बनाने वाली सेल को गॉबलेट सेल बोलते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने वाली सेल ऑक्सेंटिक या पैराइटल, और म्यूकस बनाने वाली सेल गॉबलेट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, फलाना ढिमका और सेल का नाम। क्लियर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, म्यूकस बनाने वाली सेल म्यूकस बनाने वाली सेल्स गॉबलेट सेल कहलाती हैं। म्यूकस बनाने वाली सेल गॉबलेट सेल कहलाती है। तो ये म्यूकस का काम हो गया। ठीक है, तो म्यूकस क्या कर रहा है, हमारे अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से सुरक्षित करने वाला एक सुरक्षात्मक परत है। तो अमाशय सबसे पहले क्या करेगा, अमाशय सबसे पहले क्या बनेगा, म्यूकस को बना के रख देता है। उसके ऊपर फिर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है तो त्वचा को सुरक्षित करता है। ठीक है, त्वचा सुरक्षित रहती मतलब अमाशय की, जैसे हम लोग घर बनाते, छत बनाते कि नहीं, वैसे ही। क्लियर है। अब अगला क्या बच गया, तो हमारे गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहता है, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहला, उसको पढ़ लिए। दूसरा क्या रहता है, म्यूकस। तीसरी चीज क्या रहेगी, एंजाइम, जहां से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। ठीक है, तीसरा जो है एंजाइम, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो कौन सा एंजाइम, तो अमाशय में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से वो देखते हैं। अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम तथा कार्य। तो अमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और उसके कार्य क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो अमाशय में पाया जाता है पेप्सिनोजेन।
ठीक है, तो अमाशय में सबसे पहला पाया जाने वाला पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ना अक्रिय अवस्था में रहता है। ठीक है, पेप्सिनोजन क्या रहता है, अक्रिय अवस्था में रहता है, और ये क्या होगा, कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है इसकी उपस्थिति में कन्वर्ट होता है किसमें, पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या है, सक्रिय अवस्था है। पेप्सिन क्या है, सक्रिय अवस्था है। ठीक है, पेप्सिन क्या है, सक्रिय अवस्था है। तो पेप्सिनोजन अक्रिय अवस्था है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि सक्रिय अवस्था है। ठीक है, अब मेरे को आप ये बताइएगा कि हमारे शरीर में एंजाइम अक्रिय क्यों पड़े रहते हैं, क्योंकि पेप्सिनोजन तो क्या है, अक्रिय है ना, पेप्सिन सक्रिय है। कौन किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हमने जस्ट पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है कि वो अक्रिय एंजाइम को सक्रिय में कन्वर्ट करता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या कि ना हमारे शरीर में एंजाइम जो है वो अक्रिय अवस्था में क्यों पड़े रहते हैं, क्या हो सकता है कारण, जल्दी बताइए। बताइए बाकी लोग, पेप्सिनोजन अक्रिय क्यों रहता है, या कोई भी एंजाइम शुरुआत में अक्रिय ही रहते बाद में सक्रिय होते हैं, कारण क्या है। देखिए उसका कारण क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। आप अपने घर में किचन में गैस को क्या 24 घंटे अखंड ज्योति जैसे जला कर रखते हो क्या, कब ऑन करते हो, चाय कॉफी नाश्ता खाना बनाना है फिर बंद कर देते हो ना। 24 घंटे वैसे ही हम लोग खाना नहीं खाते। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो देखो मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही हम लोग के शरीर में अमाशय में गया भोजन, अमाशय में, तो सबसे पहले वहां की कोशिकाओं को मस्तिष्क से ना सूचना मिल जाती है, और वो क्या करेंगी, सबसे पहले वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाएगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले क्या करेगा, भोजन में चेक करेगा कि बैक्टीरिया है कि नहीं, तो बैक्टीरिया को पहले मारेगा। अब बैक्टीरिया मर गया, उसके बाद क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एंजाइम को प्रोवोक करता है, एक्टिवेट करेगा, और पेप्सिनोजन को बोलेगा उठ तो रुकना भाई, सोने दे 5 मिनट, अबे आलसी कहीं के, अभी खाना आ गया है, तुरे को सोना है 5 मिनट, चल जल्दी कर, डाइजेशन करना है। तब पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड उठाता है, तब उसका निंद्रा समाप्त होता है, उसके बाद वो क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है। आई बात समझ में। तो पेप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन करना, और प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के ना हम लोग सोर्स वगैरह पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, हाँ कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है ये, है ना। इसको लिख लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, कैटलिस्ट का कार्य करता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो पेप्सिनोजन अक्रिय अवस्था है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उसको सक्रिय में कन्वर्ट किया, जो कि क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। तो कैसे याद करोगे, पी से पेप्सिनोजन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिनोजन, पी से प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा जो एंजाइम जो हमारे अमाशय में पाया जाता है, प्रोरेनिन। दूसरा जो पाया जाता है प्रोरेनिन, तो प्रोरेनिन क्या है, अक्रिय अवस्था में पाया जाता है। प्रोरेनिन क्या है, अक्रिय अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको क्या करेगा, सक्रिय अवस्था में कन्वर्ट करता है। तो प्रोरेनिन कन्वर्ट होता है क्या है, रेनिन में। और रेनिन क्या करता है, देखिएगा, रेनिन क्या करता है, रेनिन ना सक्रिय अवस्था है, रेनिन क्या है, सक्रिय अवस्था है। और रेनिन क्या करेगा, ये ना डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट में पनीर दही वगैरह सब आ जाएगा। तो ये क्या है, दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। हाँ, दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, उसको तो बताया हूं मैं आपको।
एंजाइम होता है, रेनिन होता है, उसको गाढ़ा करते हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस है, मतलब समझ नहीं पा रही थी वो कैसे। देखो क्या है पता है, जब ना हमारे शरीर में ना अमाशय में दूध जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप मेरे को ये बताओगे, ये आपने देखा भी है, पनीर कैसे बनता है? दूध को गर्म करते हैं, नींबू या विनेगर को डाल देते हैं, विनेगर मतलब सिरका, दूध को फटाया जाता है। तो क्या होता है जब हमारे शरीर में ना दूध जाएगा, कहाँ पे? अमाशय में, वो तो फट जाता है। मतलब कैसीन प्रोटीन वो पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। पैरा कैसिनेट पाया जाता है दही में। क्लियर? तो मतलब दूध दही में कन्वर्ट हो गया, उसको आगे ये और क्या करता है, छोटे अणुओं में तोड़ता है, तो दूध हमारे शरीर में जाके खराब हो जाता है। मतलब कैसीन पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट होता है। हाँ, और दही बन के ही निकलता है वो कारण वही है। रेनिन होता है ताकि उसको गाढ़ा करता है, ये जमाता है ऐसे। हाँ, कैसीन को पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट कर दे। हाँ, दिखा दीजिएगा बाद में, उसको नहीं, मोबाइल वाला नहीं। पढ़ रही थी ना, तो उसमें ऐसा था कि जो रेनिन होता है दूध को ना मतलब गाढ़ा करता है, उसके बाद फिर उसको। अब गाढ़ा वाला तो नहीं पता मेरे को, गाढ़ा करने का लॉजिक नहीं। और गाढ़ा क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, वो दूध जो तरल द्रव रहता है पैराकेसिनेट में कन्वर्ट क्लॉट हो जाता है। कैसे होता है मैं मैकेनिज्म को बता रहा हूँ, आप उसको लाइव देख सकते हो। दूध लीजिएगा, गर्म करता हुआ दूध, उबलता हुआ, उसमें नींबू का रस डाल दीजिएगा, क्लॉटेड पार्ट अलग हो जाएगा, एक पीले कलर का द्रव अलग हो जाता है, जिसको हम लोग ना वे प्रोटीन बोलते हैं। और जो क्लॉटेड पार्ट है ना, वो क्या है? पनीर, वही तो पनीर है, चीज। सेम वैसी पेट में होता है। जैसे दूध को पिएंगे, दूध की बात कर रहा हूं ना मैं, दूध पीते हैं ना तो जाके क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में ना क्लॉट हो जाता है वो। और वो ना क्या होता है, कैसीन पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट होता है, बाद में उसमें एंजाइम एक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें वे प्रोटीन अलग हो गया, कैसीन पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये है मैकेनिज्म, गाढ़ा होना वो इसी कारण लिखा हुआ हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो गया, तो हमारे शरीर में क्या हो जाए, नहीं रेनिन कहां से किडनी में बनेगा जी गायत्री? रेनिन कहां से किडनी में बनेगा? इम्पॉसिबल। किडनी थोड़ी ना एंजाइम बना, वो बनाता है एंजाइम। हाँ, मतलब किडनी ऐसा ऑर्गन है, एंजाइम बना सकता है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन रेनिन वहां से नहीं बनता है। क्लियर हुआ ये? तो ये दोनों एंजाइम हमारे आमाशय में बनते हैं, दोनों के दोनों अक्रिय अवस्था में रहते हैं, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ठीक है, और वो क्या होगा, पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट होता है। तो पेप्सिन नॉर्मल प्रोटीन का, और रेनिन क्या होता है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट में पाए जाने वाले प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसका मतलब दूध वाले प्रोटीन, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन, जैसे एक प्रोटीन है दूध में पाया जाने वाला कैसीन, है ना, तो उसका पाचन क्या है, रेनिन के द्वारा किया जाता है। ठीक, क्लियर है? समझ में आ गई बात? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, आगे बढ़ेंगे फिर। इसमें कोई डाउट है तो बताइएगा, आगे बढ़ेंगे फिर। देखिए क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, एक तो ना गाय का दूध ना, इसी कारण इसमें कंफ्यूजन होता है। गाय का दूध ना हमारे लिए नहीं है, गाय का दूध ना रहता है किसके लिए? गाय के बछड़े के लिए। बायोलॉजिकली हम लोग ना गाय का दूध इसलिए पीते हैं कि उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व रहते हैं। बट हमारा ना गाय का दूध बछड़ा कैसे पीता है? कभी आपने ये नहीं सुना देखा होगा कि उसकी मम्मी बोल रही होगी,
मतलब मैं उसको बता रहा हूँ प्रोसेस को कि क्या है बायोलॉजिकली, क्या है पता है, गाय का दूध ना गाय के बछड़े के लिए, हमारे लिए नहीं। और गाय का बछड़ा, उसकी माँ थोड़ी बोलती रुक ना बेटा अभी हड़बड़ा मत, थोड़ा सा गर्म करके दे रही हूँ बॉर्नवीटा मिला के। गाय का बछड़ा गाय के दूध को डायरेक्ट कंजप्शन करता है, वो थोड़ी ना उबालेगी, किचन विचन थोड़ी ना उसके पास। दिक्कत ये है हम लोग गाय के दूध को ना कच्चा कोई कोई आदमी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर डाइजेशन वीक है या पुअर तो लिटरली उल्टी हो जाएगी, या तो गया वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर। तो हम लोग गाय के दूध को उबालते हैं, बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाता है। अब गाय के दूध को हम लोग पीते हैं, इस कारण पी पा रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर में भगवान ने ना गाय के दूध को रेसिस्ट करने के लिए ना लैक्टोजन हार्मोन बनाए हैं। सभी के शरीर में लैक्टोजन, और सभी बच्चों के शरीर में लैक्टोजन हार्मोन और क्या एंजाइम आमाशय में नहीं बनते या नहीं पाए जाते, कुछ के में नहीं भी बनते, खासकर वो जो लैक्टोजन है ना। अब वो क्या करेगा, वो लैक्टोजन लैक्टोज शुगर का पाचन करता है, जो किस में रहता है, गाय के दूध में रहता है। होता क्या है, बहुत सारे बच्चों के ना शरीर में वो हार्मोन कम बनते, और आपने ये चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। डेयरी प्रोडक्ट को मैं रख देता हूं, सब डेयरी प्रोडक्ट को आपके सामने, यही दूध उबला हुआ, अब आपकी इच्छा उसमें आप बॉर्नवीटा डालो कि ऐसी पियो, है ना। तो दूध हो गया। पनीर, तो पनीर तो एक आध टुकड़ा टेस्ट कर सकते हो आप, है ना। ऐसे ही घी, दही, अब जिसमें भी खाना है दही को आप नमक डालो चाहे शक्कर डालो। बटर मतलब मक्खन, चीज, अलग से चीज आता है, और श्रीखंड, ये सभी का सभी दूध से बनता है ना। तो मैं ये जो क्या किए 6-7 आइटम जो मैं आपको बताया, सबको एक एक करके खाने बोलूंगा, कहीं कहीं आप रुक जाओगे, आप बोलोगे दही सर, दही नहीं खाएंगे, बोले तो अच्छा लगता है नमक डाल दो, काली मिर्च एक नंबर, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं। कई लोग बोलेंगे कि ना बटर का टेस्ट मेरे को कैसे लगता है भाई, कई लोग बोलेंगे घी मत डालना, घी उसमें रोटी या चावल या दाल में। कई लोग ना दूध के नाम से ऐसे स्निफ बस करेंगे ना गिलास का, रहने दे, दूध नहीं पिलाएगा। मैं क्या बता रहा हूं आपको, डेयरी प्रोडक्ट को देख के एलर्जी हो जाती है, पीना और खाना तो दूध की बात दूर की बात। समझ रहे हो क्यों, वो एलर्जी का कारण क्या है पता है, बायोलॉजिकली भगवान ने उसको गाय के बछड़े के लिए बनाया भाई, हमारे लिए नहीं बनाया। अगर हम लोग ऐसा करना चालू कर देंगे तो गाय का बछड़ा कैसे जिंदा रहेगा, कैसे बड़ा होगा। इसी कारण आप देखना गाय के बछड़े को भी दूध पीने का मौका मिलता है, नहीं तो आप ही पूरा छीन लोगे बेचारी को। बछड़ा थोड़ी ना, बछड़े को बहुत दिनों तक, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, सेम पैरेलल मनुष्यों में होता है। छोटे बच्चे ना ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं काफी दिनों तक, बाद में उनको ठोस आहार खिलाते हैं। छोटा बछड़ा क्या करेगा, गाय का दूध पीता है जब तक बड़ा होके वो घास वास खाना चालू ना कर दे। तो बायोलॉजिकली वो उसके लिए बना है। इसी कारण हम लोग ना क्या करते हैं पता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमको भगवान ने डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में हार्मोन और एंजाइम दिए हैं। तो छोटे बच्चे में क्या होता है, वो हार्मोन और एंजाइम क्या होता है, अगर वो पाया गया तो बच्चा गाय के दूध को पी लेगा। लेकिन आप देख लेना 50% बच्चे लोग नहीं पीते, छीन मीन आते हैं दूध पीने के नाम से। और दुनिया भर का प्रपंच है, और उसमें क्या क्या बॉर्नवीटा डालो, ये करो वो करो, नहीं तो भुलवारो दे बेटा, ये दे, ये ऐसा वैसा ले दे करके, उसके बाद भी कई लोग उल्टी कर डालते हैं। दूध पिलाओगे तुरंत उल्टी होती है, उसका रीजन बॉडी रेसिस्ट नहीं कर रहा है उसको। तो ये है दिक्कत। तो ये क्या है, जिसके में पाया जाता है उसके शरीर में डाइजेशन होगा, जिसके में नहीं पाया जाता है उसके शरीर में वो रेसिस्ट ही नहीं करेगा। मैंने जैसे बताया ना कि आप सभी डेयरी प्रोडक्ट को आप नहीं खा पाओगे, आपको अनईजी लगेगा। खाते हो सभी चीज जो मैं नाम लिया, बहुत सारे लोग, आप दही नहीं खाते होगे, कई लोग दूध पीने के नाम से डायरेक्ट दूध नहीं पी पाओगे, चाय कॉफी की बात अलग। कई लोग ना बटर को नहीं खाते, मत डालना, चीज कई लोग को अच्छा, कई लोग को पनीर अच्छा नहीं लगता है, श्रीखंड भी नहीं खा पाओगे आप, उसका भी टेस्ट थोड़ा अलग ही रहता है। समझ रहे हो ना, खटास टाइप, खट्टा खट्टा लगता है। मलाई, मलाई को डायरेक्ट खाने बोलेंगे तो आप नहीं खा पाओगे, पता है बहुत सारे लोग मलाई नहीं खाते, दूध मतलब इतना भी है बता रहा हूं, दूध पी लेंगे, मलाई नहीं जाना चाहिए। मलाई जाए तो थूक देंगे, नहीं तो उल्टी हो जाती, या उल्टी टाइप का लगता है, ऐसा भी है। मलाई को क्रीम बोलते हैं इंग्लिश में। ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये है कहानी उसका। तो बच्चे लोगों में ना पाया जाना जरूरी है वो, क्योंकि बताऊं वो सेकेंडरी डाइट है बच्चे लोग का, क्योंकि छोटा बच्चा चावल दाल नहीं खा सकता है, उसको तो मजबूरी में दूध पीना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है कि गाय के दूध में, गाय का बता रहा हूं, गाय के दूध मतलब ना बहुत ही हाई क्वालिटी डाइट है।
वो 2 गिलास प्योर मिल जाए बिना मिलावट के तो एक टाइम खाना की जरूरत नहीं। बहुत ही ताकतवर, जिसमें शरीर का वजन तो नहीं बढ़ता, शरीर में ताकत बहुत आती। उसमें रेयर विटामिन, हाई क्वालिटी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट पाया जाता है। तो बहुत ही पौष्टिक चीज है। लेकिन वही है, हमारा बॉडी उसको क्या करता है, रेसिस्ट नहीं कर पाता। इसी का आजकल ना वीगन डाइट का कल्चर चल रहा है। तो वीगन डाइट में क्या होता है, वीगन डाइट में लोग ना डेयरी प्रोडक्ट को नहीं खाते हैं किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये समझ में आ गया आप लोग को? ये समझ में आ गया? तो ये दोनों एंजाइम आपको रटने हैं। तो दोनों का दोनों प्रोटीन। अब यहाँ पे देखना क्या है, पेप्सिनोजन भी प्रोटीन और प्रोरेनिन भी प्रोटीन। जब क्या हम लोग केवल प्रोटीन खाते हैं क्या, हम लोग तो और सारा भी खाना खाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, अमाशय साधारणतः या हाँ, अमाशय साधारणतः, अमाशय साधारणतः प्रोटीन का, साधारणतः लिखा हूं ना, ठीक है, अमाशय साधारणतः प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय साधारणतः प्रोटीन का पाचन करता है तथा कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का नहीं। क्लियर है? तो ये क्लियर हमने उदाहरण से भी समझ लिया। क्या कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले और वसा का पाचन करने वाले एंजाइम साधारणतः अमाशय में नहीं है, प्रोटीन वाले दोनों को पढ़ डालें। क्लियर? और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अमाशय में पाया जाने वाला, अमाशय में पाया जाने वाला, अमाशय में पाया जाने वाला भोजन CHYME, ये चाइम नहीं है, काइम। ठीक है, तो अमाशय में पाया जाने वाला भोजन काइम कहलाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे। तो अमाशय में पाए जाने वाले भोजन को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसको याद करके रखिएगा, कल आगे का कंटिन्यू करेंगे। और कल ये जो है ना प्रोसेस है जो डाइजेशन का, वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पढ़ चुके रहेंगे। फिर हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी मतलब कौन कौन सा लेयर रहता है अमाशय में, कौन कौन सी कोशिकाएं रहती हैं, कौन, जैसे अभी 2 कोशिका को पढ़ लिए, ऑक्जेंटिक या पैराइटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या है, गॉबलेट सेल म्यूकस बनाता है। तो वैसे कुछ कुछ टर्म आएंगे जिसको पढ़ना है। इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट होते हैं, अमाशय के अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे फंडस, कार्डियाक और पायरोलिक, ये अमाशय के पार्ट है। इंटेस्टाइन के भी अलग अलग होते हैं, डुओडुनम, जेजुनम, इलियम। और ये छोटी आंत है, बड़ी आंत का असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलन, ये बड़ी आंत का अलग अलग पार्ट है, उसको भी पढ़ना है, क्योंकि हिस्टोलॉजी से भी क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा ना हिस्टोलॉजी वाला जो क्वेश्चन रहता है, मतलब संरचना वाला, कठिन प्रश्न बनते, क्योंकि आपको हर बॉडी के हर पार्ट का नया सेल और नया कुछ ना वो पढ़ेंगे हम लोग। लेयर, जो सबका लेयर का नाम अलग अलग है, सेल का भी नाम अलग अलग रहता है, तो वो ध्यान रखिए, वो टफ पड़ता है, तो उसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो इसको पढ़ के रखिएगा, कल आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली कल टेस्ट हो सकता है ना, ध्यान रखना, सेल बायोलॉजी का। क्या हो गया? तो कहीं कभी तो आओगी, तो अगले हफ्ते तो आओगी ना, एक आध दिन, कि हमेशा के लिए बाहर जा रही आओगी ना? हाँ, तो आओगी तब दिला देना, क्लास के बाद तो टाइम रहता है, दिला दीजिएगा, आधा घंटा तो लगेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कल ना वो हुआ, पेपर रेडी हुआ तो कल हो सकता है ना, सेल बायोलॉजी का मैं क्लियर बता रहा हूँ, भागना मत, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कब से पढ़ रहे हैं भाई, 20 दिन हो रहे हैं लगभग, 1 सितंबर का, तब से सेल वगैरह पढ़ डाले हैं हम लोग, सेल बायोलॉजी का बस।
ठीक है। और मैं आपको और बेहतरीन, आपको इतना मतलब ना अच्छा तरीका बता रहा हूँ, बहुत फायदा होगा। कैसे टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का है प्लानिंग, वो मैं बता दूं। जैसे पहला टॉपिक सेल बायोलॉजी, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग पाचन तंत्र पढ़ लिए, अगला टेस्ट पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, फिर ना एक पूरा टेस्ट सेल बायोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब जिसमें पूरा सेल आएगा फिर से पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगी, तो आपका फिर से पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसा करके अब फिर क्या होगा, अगला टेस्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर उसका एक और टॉपिक का, समझ रहे हो? तो ऐसा कर करके क्या पुराना टॉपिक भी रिवीजन होता जाएगा और आपका ये होता जाएगा। अरे कुछ नहीं, जो क्लास में चल रहा है उसी को रोज का रोज पढ़ते जाओ तो भी आपका तैयारी हो जाएगा जी। समझ रहे हो ना? और पढ़ो, घर में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ो भैया, जी जान लगा के, थोड़ा स्पीड में भी पढ़ना पड़ेगा, तब तो बनेगा। स्पीड में भी पढ़ना पड़ेगा, वो घर में पढ़ोगे तभी मैं स्पीड में पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो इधर आए बाएं काच देता ही, पहली बार सुना था काका बताता सल करा, तो वैसे में नहीं बनेगा ना। घर पे थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ो, इंटरेस्ट आएगा। और जितना 2 घंटे पढ़े हो 1-1.5 घंटे में पढ़ा जाएगा जी। समझ रहे हो? क्लियर है? तो घर में कम से कम 2-3 घंटा तो अभी पढ़ने का हैबिट बनाओ, ठीक है।